ट्वेल्थ क्लास हिंदी मीडियम चैप्टर 5 हमने सॉल्व किया काफ़ी। सबसे पहले हमने व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में पढ़ा था, उसको कैसे हल करते हैं। उसके दोनों क्रम पढ़े थे, 2x2 का क्रम भी और 3x3 का क्रम। अब उसके बाद में जो हमने पढ़ा था, कल हमने और 2-3 टॉपिक पढ़े थे कि 3 बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, या 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त क्या थी वो भी हमने पढ़ा था। तीसरा 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण कैसे हल करते हैं वो भी हमने हल किया था। आगे आज हम पढ़ते हैं दूसरा जो इसके आगे का जो टॉपिक था, व्युत्क्रम आव्यूह और रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं, उसके लिए हमारे पास में यहाँ पर 2 नियम है। पहला नियम कौन सा है, तो पहला नियम जो है हमारे पास में वो कौन सा है, वो है हमारे पास में क्रैमर नियम। ये क्रैमर नियम, तो क्रैमर नियम की सहायता से हम रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं उसके लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहला जो क्रम ले रहा हूँ वो कौन सा क्रम ले रहा हूँ, 2x2 का क्रम। 2x2 का क्रम का मतलब हो गया यहाँ पर आपके पास में जो रैखिक समीकरण होंगे उन समीकरणों में आपके पास में चर कितने होंगे, वो चर कितने होंगे, हमारे पास में 2 चर होंगे। तो उन 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों को क्रैमर नियम से कैसे हल करते हैं, तो उसके लिए देखिए आपके पास में मैं समीकरण का प्रारूप लेता हूं। तो जैसे मैंने ले लिया a1x b1y बराबर c1, a2x b2y बराबर c2। जैसे आपके पास में ये 2 रैखिक समीकरण है जिसमें आप देख सकते हैं 2 चर आ रहे हैं, पहला x और दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास में y आ रहा है। तो यहाँ पर 2 चर आ रहे हैं x और y, इन दोनों का मान हमें ज्ञात करना है किस नियम के द्वारा, क्रैमर नियम के द्वारा। चलिए तो क्रैमर नियम क्या है, तो क्रैमर नियम में सबसे पहले हम यहाँ पर कितने मान निकालेंगे, 3 मान निकालेंगे। अब वो 3 मान कौन कौन से होंगे, वो होंगे पहला डेल्टा, सेकंड डेल्टा 1 और थर्ड होगा डेल्टा 2। अब ये डेल्टा 1 डेल्टा 2 है क्या, तो डेल्टा 1 एक सारणिक है, कौन से क्रम की, 2x2 क्रम की। अब ये सारणिक के अंदर किसके मान लिखने, तो यहाँ पर इस डेल्टा की सारणी में जो आपको मान लिखने हैं वो किसके मान निकालने हैं, x और y इन दोनों के साथ जो गुणांक है, यानी x का गुणांक और y के गुणांक जो भी आपके पास में इन समीकरणों में दे रखे हैं वो मान आपको यहाँ रखने, मतलब x के साथ में जो संख्या गुणा में और y के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x के साथ में a1 a2, ये हो गया a1 a2, y के साथ में हो गया b1 b2। तो अब इसको हल करके हम किसका मान निकालेंगे, डेल्टा का। दूसरे में चलते हैं डेल्टा का। अब डेल्टा 1 में क्या चेंज करते हैं, तो डेल्टा 1 में हम क्या चेंज करते हैं कि जो x के गुणांक आपने लिए थे डेल्टा में, उन x के गुणांकों को हटाना है और उनको हटाने के बाद में जो बराबर में आपके पास में संख्या दे रखी है c1 c2, उनको उस x के गुणांक यानी a1 a2 की जगह इनका मान आपको रखना है। मतलब आपको इसको हटाना है, इसकी जगह क्या मान रखना है, c1 c2, बाकी ऐसा कैसा b1 b2। अब इसको हल करके किसका मान आ जाएगा, डेल्टा 1। फिर आते हैं डेल्टा 2। अब डेल्टा 2 का मान कैसे निकालते, तो डेल्टा 2 का मान निकालने के लिए मतलब पहले में हमने किसको हटाया था, a1 a2 को हटाया था, तो उसका किसका मान आ गया, डेल्टा 1 का। अब डेल्टा में किसका मान हटाना है, b1 b2 का, ये हटा करके इसकी जगह किसका मान रखना है, c1 c2। तो यहाँ पर पहली लाइन ऐसी की ऐसी, इसको हटा दिया, इसकी जगह क्या मान आ गया, c1 c2। तो अब इसको हल करने के बाद में किसका मान आ जाएगा, डेल्टा 2 का। तो आपने इन तीनों के मान निकाल लिए। तो यहाँ पर x का मान निकालने के लिए क्या सूत्र हो गया, वो हो गया डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। y का मान निकालने के लिए क्या सूत्र हो गया, वो हो गया डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। ये आपके पास में x का मान निकालने के लिए, ये y का मान निकालने के लिए। चलिए इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर मैं उदाहरण लेता हूँ आपके पास में उदाहरण संख्या 10। तो उदाहरण संख्या 10 में आपके पास में देखिए समीकरण क्या दे रखा है, तो हमारे पास में जो समीकरण दे रखा है वो क्या दे रखा है, 2x माइनस 3y बराबर 3। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 9। ये हमारे पास में समीकरण दे रखा है। इसको हल करके हमें किसका मान निकालना है, x और y का। तो चलिए हम यहाँ पर x और y का मान निकालते हैं। तो क्या सूत्र होता है आपके पास में, तो सबसे पहले मैंने बताया था 3 मान निकाले, डेल्टा 1 डेल्टा 2।
डेल्टा का मान निकालता हूँ तो क्या सूत्र बताया था, सीधा सिंपल सा बताया था, 2 × 2 की क्रम की सारणिक बनानी है और उस सारणिक में किसके गुणांक लेने हैं, x और y। यहाँ देख सकते हैं x के साथ में संख्या क्या है, गुणा में 2 2, यहाँ पर 3 3 पर साइन किसका है, माइनस का 3 प्लस का 3। अब इसको हल करता हूँ, 2 को 3 से गुणा 6 माइनस 2 को -3 से गुणा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 6 कितने हो गए 12। दूसरे में आते हैं डेल्टा 1। तो डेल्टा 1 में बताया था कि डेल्टा में जो आपने x के गुणांक लिए यानी इन संख्या को हटाना है, इसकी जगह क्या संख्या लिखनी है, 3 9 बराबर वाली, ये ऐसा कैसा -3 3, चलिए गुणा कीजिए, 3 को 3 से 9 माइनस 9 को 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस के 27, माइनस माइनस प्लस, तो 27 + 9 कितने हो गए हमारे पास में 36। तीसरे में आता हूँ डेल्टा 2 में, यहाँ पे बताया था अब ये y के गुणांकों को हटाना है, पहले तो ऐसा कैसा 2 2, अब इनकी जगह ये वाले मान 3 और 9, चलिए गुणा कीजिए, 2 को 9 से 18 माइनस 2 को 3 से गुणा 6, 18 में से 6 गए तो 12। तो आपने देखे तीनों के मान निकालिए, डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2। तो x के लिए मैंने क्या सूत्र बताया था, डेल्टा 1/डेल्टा क्या मान आया 36/12, तो उत्तर कितना हो गया 3। दूसरा y के लिए बताया था डेल्टा 2/डेल्टा 12/12, उत्तर कितना हो गया 1। तो ये आपके पास में हो गया x और y के मान। आगे बढ़ते हैं हम। ये तो था हमारे पास में कौन सा क्रम, 2 × 2 का क्रम। अब मैं लेता हूं दूसरा 3 × 3 का क्रम। 3 × 3 क्रम की रैखिक समीकरणों को क्रैमर रूल से हल करना। अब 3 × 3 की क्रम में क्रैमर नियम को हल करने के लिए, तब यहाँ पर उसमें मैंने अभी बताया था 2 × 2 क्रम में कितने चर होते हैं आपके पास में 2। अब 3 × 3 में क्रम में कितने चर होंगे, तो वहाँ हमारे पास में चर कितने होंगे 3, तो यहाँ पे एक चर और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा x y, तो था ही उसके साथ में z भी। तो यहाँ पर अब समीकरण भी कितनी दे रखी होगी, 3 समीकरण दे रखी होगी। तो प्रारूप लेता हूँ, तो a1x b1y c1z बराबर d1, a2x b2y c2z बराबर d2, a3x b3y c3z बराबर d3। अब आप देखिए सबसे पहले हम किसका, डेल्टा का मान निकालें। तो जो तरीका हमने उसमें काम में लिया था वही तरीका हमें यहाँ पर भी काम में लेना है। वही किसके गुणांक लेने हैं, चरों के गुणांक, किस कौन कौन से, x के गुणांक, y के गुणांक और z के गुणांक। तो x के गुणांक क्या क्या हो गए, a1 a2 a3, b1 b2 b3 और c1 c2 c3। अब डेल्टा 1 में आता हूँ, तो जो तरीका वहाँ अपनाया था वही तरीका यहाँ पे, यहाँ x के गुणांकों को हटाना है, जो बराबर में संख्या है उसकी जगह वो मान यहाँ लिखना। तो x के गुणांक यानी यहाँ पर से किसकी लाइन को हटाना, पहली लाइन को हटाना है, उसकी जगह मान लिखिए d1 d2 d3, दूसरी लाइन ऐसी की ऐसी, तीसरी लाइन ऐसी की ऐसी। दूसरा मान निकालता हूँ डेल्टा। तो अब इसमें किसको हटाना है, इसमें पहली लाइन को नहीं हटाना, यहाँ इसकी लाइन को हटाना, दूसरी लाइन को हटाना। तो पहली लाइन ऐसी की ऐसी a1 a2 a3, दूसरी लाइन को हटाएंगे तो उसकी जगह मान क्या आ जाएगा d1 d2 d3 और तीसरी लाइन ऐसी की ऐसी c1 c2 c3। फिर उसके बाद में अब एक और मान यहाँ पर डेल्टा 3 का। तो अब इसमें यहाँ पर किस लाइन को हटाना है, यहाँ पर तीसरी लाइन को आपको हटाना है, यानी तीसरे स्तंभ के अवयवों को। तो पहला ऐसा कैसा a1 a2 a3 b1 b2 b3 और तीसरा c1 वाले को हटा करके उसकी जगह मान लिखना है d1 d2 d3। तो अब यहाँ पर डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 के मान निकालने के बाद में सबसे पहले किसका मान x का, तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था डेल्टा 1/डेल्टा, y के लिए डेल्टा 2/डेल्टा और z के लिए डेल्टा 3/डेल्टा। तो यहाँ से हम x, y और z के मान प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए एक उदाहरण लेता हूँ, तो उदाहरण संख्या देखिए 12।
उदाहरण संख्या 12 जब हम लेते हैं तो उसमें क्या प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है हमारे पास में क्रैमर नियम से निम्नलिखित समीकरणों का हल कीजिए। तो समीकरण क्या दे रखी है, तो समीकरण आपके पास में पहले दे रखी है x + y + z = 9। दूसरा समीकरण आपके पास में दे रखा है 2x + 5y 7z पावन। और तीसरा समीकरण आपके पास में क्या दे रखा है, वो दे रखा है 2x + y - z = 0। तो यहाँ पर हमें इन समीकरणों को क्रैमर नियम से हल करके चरों के मान यानी x, y और z के मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले डेल्टा का मान, तो डेल्टा का मान निकालने के लिए मैंने सीधा सिंपल सा तरीका बताया था, किसके गुणांक लेने हैं, x, y और z के गुणांक, यानी कि x, y और z के साथ में जो भी संख्या गुणा में है उनके मान इसके अंदर हमें लेने हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं x के साथ में कोई संख्या नहीं है तो 1, फिर आप देख सकते हैं 2 और फिर 2, फिर यहाँ 1, 5, 1, फिर उसके बाद में 1, 7, -1। अब चलिए मैं हल करता हूँ तो देखिए क्या मान आता है। पहला अवयव ऐसा कैसा प्लस का होता है, ये कैंसिल 5 को -1 से गुणा -5, फिर -7 को 1 से गुणा 7। दूसरा माइनस का 1, ये कैंसिल 2 को -1 से गुणा -2, माइनस का 7 को 2 से गुणा 14, फिर प्लस यहाँ पर 1, तो ये कैंसिल 2 को 1 से गुणा 2, -5 को 2 से गुणा 10। तो देखिए क्या हल करने पर आया, 5 और 7 12, तो ये -12, 14 और 2 16, 16 में तो ये प्लस के 16 और 10 में से ये 2 गए तो -8। तो देखिए 8 और 12 20, 20 में से 16 गए तो -4। तो ये सबसे पहला मान हमने किसका निकाला, यहाँ पर डेल्टा का मान निकाला है। दूसरा मान निकालते हैं हम डेल्टा 1 का। डेल्टा 1 का मान निकाला तो मैंने बताया था पहले स्तंभों के अवयवों को हटाना है और उसकी जगह बराबर वाली संख्याओं को यहाँ लिखना है। यहाँ आ जाएगा 9, 52, 0। दूसरा ऐसा का ऐसा स्तंभ और तीसरा भी ऐसा का ऐसा। चलिए यहाँ हल करता हूँ। 9, ये कैंसिल 5 को -1 से गुणा -5, 1 को 7 से गुणा तो -7, फिर माइनस का 1, दूसरा अवयव माइनस का, ये कैंसिल 52 को -1 से गुणा -52, -0 को 7 से गुणा 0, फिर प्लस का 1, ये कैंसिल 52 को 1 से गुणा 52 -0। तो चलिए यहाँ पर क्या मान आता है, 5 और 7 12, 12 को 9 से गुणा कर दिया -108, माइनस प्लस के 52 और यहाँ पे भी 52, तो यहाँ 52 और 52 104, तो ये घटा दिए तो -4। चलिए दूसरा मान भी हम निकाल चुके हैं। अब मान निकालते हैं डेल्टा 2 का। डेल्टा 2 में मैंने आपको बताया था इसको हटाना है आपको दूसरे स्तंभ के अवयवों को, मतलब अब यहाँ पर इन संख्याओं को हटा करके ये मान आपको लिखना, 1 2 2 ऐसा कैसा, इसको हटा दिया, इसकी जगह संख्या आ गई 9, 52, 0, 1 7 -1। चलिए हल करते हैं। पहली संख्या 1, चलिए ये कैंसिल तो 52 को -1 से गुणा -52, -0 को 7 से गुणा 0, फिर दूसरा माइनस के 9, ये कैंसिल 2 को -1 से गुणा -2 और 7 को 2 से गुणा 14, फिर प्लस का 1, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल आपके पास, ये कैंसिल 2 को 0 से गुणा 0, 2 को 52 से गुणा 104। तो चलिए माइनस के 52, 14 और 2 16, 16 को 9 से गुणा कर दिया 144, माइनस प्लस 144 माइनस के 104। तो इन दोनों को जो जोड़ता हूँ 156 में से 144 गए तो माइनस के 12। ये आ गया आपके पास में डेल्टा 2 का। लास्ट मान पर आते हैं डेल्टा 3। डेल्टा 3 मतलब मैंने आपको सीधा तरीका बताया था। अब तीसरे स्तंभों के अवयव मतलब इसको हटाना, उसके लिए ये लिखना है 1 2 2, 1 5 1 8 और 9 52 0। चलिए हल करता हूँ। 1 ये कैंसिल 0 -52, फिर दूसरा माइनस का 1, ये कैंसिल 0 माइनस के 104, फिर प्लस के 9, ये कैंसिल 2 -10, यहाँ हो गए माइनस के 52, यहाँ प्लस के 104 और यहाँ 2 में से 10 के 8, 8 को 9 से गुणा कर दिया तो माइनस के 72। इसको जब हल करेंगे तो क्या बच गया माइनस के 20।
तो आपने डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबके मान निकाल लिए। अब सीधा सा x के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। तो x का मान, डेल्टा 1 का मान -4 बटा -4 यानी 1। फिर y के लिए फॉर्मूला बताया था डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 2 का मान -12 बटा -4 तो ये हो गए 3। और फिर z का मान तो डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा तो -20 बटा -4, उत्तर कितना आ गया 5। तो ये z का मान। तो ये हो गया आपके पास में 3 × 3 क्रम की रैखिक समीकरण जिनको हल करने पर आपने x, y, z का मान निकाला। कौन से नियम से, क्रैमर नियम से। अब क्रैमर नियम में भी आपके पास में जैसे एक समीकरण दे रखी है वो निकाय संगत है या असंगत है, तो उसके लिए क्या शर्तें होती है, तो उसके लिए जो शर्तें होती है वो 3 शर्तें दे रखी है। उन 3 शर्तों में से देखिए संगत कौन सा और असंगत कौन सा। तो उसके लिए 3 शर्त। पहली शर्त ये आपको ध्यान में रखनी है कि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब डेल्टा का मान 0 नहीं है और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनका मान भी 0 नहीं हो तो संगत। दूसरी कंडीशन, डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इनका मान 0 हो तो भी कंडीशन क्या होगी आपके पास में, ये जो समीकरण होगी वो कौन से निकाय की होगी, संगत निकाय की। तीसरा, डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो संगत कौन सा हो गया, निकाय असंगत निकाय। और चौथा यानी डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 और डेल्टा 1, डेल्टा 2 सॉरी 0, डेल्टा 3 इक्वल्स टू आल्सो इक्वल्स टू 0 यानी डेल्टा का मान भी 0 के बराबर और ये तीनों का भी डेल्टा का मान 0 के बराबर, तो भी संगत कौन सा हो गया, निकाय हो गया असंगत निकाय। यानी कहने का मतलब इन दोनों कंडीशन में जो हल होगा वो क्या होगा, अद्वितीय हल। यहाँ पर भी अद्वितीय हल, यहाँ पर जो हल होगा आपके पास में वो क्या होगा, कोई हल नहीं, यानी इस निकाय का कोई हल नहीं निकलेगा। और तीसरा जो हल होगा वो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये 4 शर्तें होती हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि समीकरण निकाय का हल संगत है या असंगत है, हल निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो वो सारी। तो इसके ऊपर भी एक उदाहरण है। उदाहरण संख्या हम लेते हैं 11, जहां पर हमारे पास में प्रश्न ये दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय असंगत है और हल संभव है या नहीं, उसकी जांच हमें करनी है। तो देख सकते हैं प्रश्न क्या है आपके पास में, प्रश्न दे रखा है x + y + z = 5। दूसरा हमारे 2 दूसरी समीकरण है 2x + 3y और x + 2y + 3z = 5। और तीसरा जो आपके पास में दे रखा है वो दे रखा है 2x + 3y + 4z = 11। तो यहाँ पर हमें इस समीकरण की जांच करके बताना है कि ये संगत कौन सा है, निकाय कौन सा है, संगत है या असंगत, और इसका हल निकलेगा या नहीं निकलेगा। कौन सा हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल या अद्वितीय हल या कोई हल। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले डेल्टा का मान, तो x, y, z के गुणांक देखिए 1, 1, 2, यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3 और यहाँ 1, 3, 4। चलिए हल करता हूँ। तो 1 ये कैंसिल, 2 को 4 से गुणा 8, 3 को 3 से गुणा 9, फिर माइनस का 1 ये कैंसिल 4 माइनस के 6, फिर प्लस का 1 ये कैंसिल 3 माइनस के 4। तो हल देखेंगे आप, माइनस का 1 प्लस के 2 माइनस का 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास में 0। फिर अब जब डेल्टा 1 का मान निकालते हैं तो देखिए क्या मान आता है। पहली लाइन हटाता हूँ, इसकी जगह मान क्या आएंगे, 2, 5, 11, 1, 2, 3, 1, 3, 4। तो देखिए 2 ये कैंसिल 8 माइनस 9, फिर माइनस का 1 ये कैंसिल 20 माइनस 33, फिर प्लस का 1 ये कैंसिल 15 माइनस 22। तो माइनस के 2 प्लस के 13
और माइनस के साथ साथ 2 9 तो घटा दिए तो 4 डेल्टा 2 का मान। तो वहां पर बीच वाली लाइन को हटाते हैं तो देखिए यहाँ से बीच वाली लाइन को हटाएंगे तो 1 1 2 यहाँ आ जाएंगे 2 5 11 और तीसरी लाइन के अवयव वैसे कैसे 1 3 4 हल करता हूँ तो 1 ये कैंसिल 20 माइनस 33 फिर माइनस के 2 ये कैंसिल 4 माइनस की 6 फिर प्लस का 1 ये कैंसिल 11 माइनस के 10 तो देख सकते हैं माइनस के 13 4 में से 6 गए 2 2 4 और 1 13 में से 5 गए माइनस के 8 डेल्टा 3। तो वहां आप देख सकते हैं क्या मान होगा तीसरी लाइन को हटाएंगे 1 1 2 1 2 3 तीसरी लाइन में अवयव आगे 2 5 11 1 ये कैंसिल यहाँ हो गए 22 माइनस 15 दूसरा माइनस का 1 ये कैंसिल 11 माइनस 10 और तीसरा प्लस के 2 ये कैंसिल 3 माइनस 4 तो क्या उत्तर आ गया 22 में से 15 गए 7 यहाँ माइनस का 1 यहाँ माइनस का 1 यानी माइनस के 2 तो उत्तर हो गया हमारे पास में 7 में से गए तो 4। तो आप देख सकते हैं डेल्टा का मान तो 0 बट डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये जो संगत हो गया निकाय जो हो गया वो कौन सा हो गया हमारे पास में असंगत तथा कोई हल नहीं। ये मैंने आपको तीसरी शर्त बताई थी। तो जो वो 4 शर्तें बताई उसके अकॉर्डिंग आप चेक करके बता सकते हैं संग निकाय जो होगा वो संगत होगा या असंगत, अद्वितीय हल होगा या आपके पास में कोई हल नहीं होगा या फिर आपके पास में तीसरा जो बताया था अपरिमित रूप से अनेक है। अब इसके बाद में जो दूसरा नियम हमारे पास में आता है वो दूसरा नियम क्या है यहाँ पर पहला हमने भी पढ़ा है क्रेमर नियम। दूसरा जो है रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए वो नियम पढ़ते हैं हम। दूसरा नियम है हमारे पास में वो नियम है हमारे पास में आव्यूह सिद्धांत। आव्यूह सिद्धांत द्वारा आप जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं उसको हल कैसे करते हैं। तो उसके लिए जो इसका प्रारूप होता है वो प्रारूप क्या होता है ax बराबर b और इसको हल करने के लिए यहाँ पर आपको मान किसका निकालना होता है x का, तो a को उधर भेजते हैं तो यहाँ लग जाता है a इनवर्स डॉट b। इसका प्रारूप ये होता है, इस प्रारूप से हम इसको हल करते हैं। अब इस प्रारूप को हल कैसे करते हैं तो सबसे पहले 2 × 2 का क्रम लेता हूँ तो उसमें मैं समीकरण लेता हूँ तो प्रारूप क्या हो गया a1x b1y c1 a2x b2y c2। तो चलिए सबसे पहले अब मैं यहाँ पर सबसे पहले किसका मान निकालना a का। a क्या होता है, a जो होता है वो हमारे पास में क्या होता है x और y के गुणांक, मतलब x और y के साथ में जो संख्या गुणा में है वो संख्या इसके अंदर लिखनी है। यहाँ देख सकते हैं x के साथ में गुणा में a1 a2, y के साथ में b1 b2। फिर दूसरा पद लेना है x का, तो x का मान तो आप देख सकते हैं इस पूरे समीकरण निकाय में चर मतलब जिसे का मान आपको ज्ञात करना है। तो मान किसका ज्ञात करना है x और y का। तो यहाँ पर 2 ही चर है तो ये x और y और तीसरा जो है वो है b मतलब बराबर में जो संख्या आपके पास में दे रखी है वो b का मान, क्योंकि यहाँ बराबर में दे रखा है। तो आप देख सकते हैं बराबर में क्या अंक है वो है c1 और c2। तो ये हो गया हमारे पास में a x और b। तो यहाँ पर ये मान तो कैसे बता मतलब इनके मान कैसे लेने वो मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ पर इस सूत्र से हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले किसका मान निकालना है a इनवर्स का, और 2 × 2 क्रम की a इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको आगे बता चुका हूँ। 3 × 3 की क्रम भी बता चुका हूँ। तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर अब उदाहरण लेते हैं। तो चलिए उदाहरण संख्या मैं यहाँ पर लेता हूँ उदाहरण संख्या 13। आव्यूह सिद्धांत द्वारा निम्न रैखिक समीकरणों को आपको हल करना है। समीकरण क्या दे रखी है, तो समीकरण हमारे पास में दे रखी है पहला समीकरण 5x - 3y बराबर 2 और x + 2y बराबर 3। ये 2 रैखिक समीकरण आपके पास में दे रखे हैं जिसको आपको हल करके x और y का मान निकालना है।
कौन से नियम से? आव्यूह सिद्धांत से। तो आव्यूह सिद्धांत का हल करने का तरीका क्या बताया था? प्रारूप होता है ए एक्स बराबर बी, और फिर इस ए को हम उधर भेजते हैं तो एक्स बराबर क्या बन जाता है? ए इनवर्स डॉट बी। ये प्रारूप। सबसे पहले अब यहाँ पर मैंने बताया था ए एक्स और बी के मान क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले ए का मान बताया था एक्स और वाई के साथ में जो संख्या गुणा में है वो ए का मान। तो यहाँ x के साथ में 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, यहाँ y के साथ में -3 और यहाँ 2। फिर x का मान वो बताया था मैंने चर, तो चर 2 ही है यहाँ पर, एक तो x है और दूसरा क्या है? y। फिर b का मान तो वो बताया था जो संख्या बराबर में दे रखी है 2 और 3। चलिए तो हमने यहाँ पर सबके मान निकाल लिए, a का भी, x का भी और b का भी। अब हमें यहाँ पर मान निकालना है a इनवर्स का, यानी व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। और व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए सूत्र मैंने आपको बताया था एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए, इसका। अब सबसे पहले कि ये जो ए इनवर्स निकाल रहे हो आप, उसका अस्तित्व है भी या नहीं, तो उसकी जांच के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था किसका मान निकालते हैं? सबसे पहले सारणिक ए का मान। और सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो ए इनवर्स का अस्तित्व है, और अगर सारणिक ए का मान 0 के बराबर होगा तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो चलिए सारणिक ए का मान निकालते हैं। सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है, इसको इससे गुणा 10, फिर माइनस का साइन, इसको इससे गुणा करिए माइनस के 3, ये हो गए 10 + 3 यानी कितने हो गए? 13। अब आते हैं हम किसका मान निकालना है? दूसरा एडजॉइंट ए का। तो एडजॉइंट ए 2 × 2 क्रम में मैंने आपको सीधा सिंपल सा तरीका बताया। जो भी संख्या आपके पास में ए में दे रखी है, सिर्फ इन दोनों की जगह आपको बदलनी है, मतलब स्थान बदलना है। 5 को 2 की जगह और 2 को 5 की जगह, तो 2 और यहाँ पे 5 आ जाएगा। इन दोनों को बदलना नहीं है, सिर्फ चिन्ह बदलने हैं, तो यहाँ प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है। ये आ गया आपके पास में किसका मान? एडजॉइंट ए का मान। अब आगे बढ़ते हैं, तो सूत्र में मान रखता हूँ, तो ए इनवर्स बराबर, नीचे आप देख सकते हैं सारणिक ए मतलब इसका भाग देना है, तो बाहर हो गया 1/13, ऊपर सारणिक एडजॉइंट ए, तो ये हो जाएगा 2, 3, -1, 5। तो ये आ गया आपके पास में किसका मान? ए इनवर्स का। अब इस सूत्र में जब मैं मान रखता हूँ तो सबसे इधर देख सकते हैं LHS पद में, यानी वाम पक्ष में x और x का मान क्या है? xy। चलिए बराबर, अब आप देख सकते हैं ए इनवर्स का मान ये रहा 1/13, 2 - 1 3 5, और फिर आप देख सकते हैं गुणा में क्या है? b, तो b का मान कितना हो गया? 2, 3। अब चलिए गुणा करते हैं। तो मैट्रिक्स में अध्याय 3 में मैंने आपको बताया था कैसे गुणा करते हैं। 24 स्तंभों में यहाँ पर अंक दे रखे हैं, उन दोनों को यहाँ रख दीजिए, तो ये 2, 3। अब सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 2 को 2 से गुणा 4, 2 को -1 से -2, 3 को 3 से गुणा 9, 3 को 5 से गुणा 15। तो ये आ गया आपके पास में गुणा करने पर संख्या। अब जब मैं इसको हल करता हूं तो देखिए क्या उत्तर आता है आपके पास में। तो इधर तो बराबर में x y बराबर 1/13, 4 + 9 13, 15 में से 2 गए 13। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर भाग में है 13, तो 13 का जब इन दोनों संख्याओं में भाग दूंगा तो पहली संख्या में भी 1, दूसरा भी 1, ये x का मान, ये y का मान, तो x का मान भी 1 और y का मान भी कितना हो गया आपके पास में 1। तो ये तो था हमारे पास में 2 × 2 का क्रम, जिससे हम आव्यूह सिद्धांत से कैसे हल करते हैं। अब लेता हूं 3 × 3 का क्रम, वो भी इसी प्रकार का ही है। तो उसके लिए उदाहरण लेता हूं, उदाहरण संख्या 14। आव्यूह सिद्धांत द्वारा यहाँ पर भी आपको ये जो रैखिक समीकरण दे रखे हैं उसको हल करना है, पर क्रम अब कौन सा हो गया? 3 × 3 का क्रम, मतलब कितने चर आएंगे? 3। कौन कौन से? x, y और z, इन तीनों का मान आपको निकालना। तो समीकरण क्या दे रखा है? 2x - y + z 3z बराबर 9। दूसरा समीकरण आपके पास में दे रखा है x + y + z बराबर 6, और तीसरा समीकरण दे रखा है x - y + z बराबर 2। ये आपके पास में मान दे रखे हैं, तो इन्हें हल करके हमें यहाँ पर x, y और z का मान निकालना। तो प्रारूप मैंने भी आपको बता ही दिया था, क्या प्रारूप था? वो प्रारूप था हमारे पास में ax = b, और a को जब हम उधर भेजते हैं तो इसका इनवर्स पद हो जाता है व्युत्क्रम आव्यूह, तो a इनवर्स डॉट b।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर a, b और x इन तीनों के मान निकालते हैं। सबसे पहले a का मान, और a का मान निकालने के लिए क्या तरीका होता है, तो सीधा सिंपल सा आपको बता रखा है। a का मान मतलब x, y, z इन तीनों पदों के साथ में जो संख्या गुणा में है वो x का मान। पहली लाइन में देखते हैं x के मान, तो देखिए यहाँ 2, यहाँ कुछ नहीं 1, फिर 1, यहाँ माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, फिर तीसरे में 3, 1, 1। तो ये तो हो गया हमारे पास में किसका मान, a का। फिर x का मान तो वो मैंने आपको बताया था जो चर होते हैं, और यहाँ पर चर कितने हैं, 3। कौन कौन से, x, y और z। और फिर लेते हैं c। c मतलब सीधा सिंपल सा बताया, सॉरी b, तो b मतलब सीधा सिंपल सा तरीका बताया, तो जो बराबर की संख्या होती है वो b का मान, तो 9, 6 और 2, ये हो गया हमारे पास में b का मान। अब चलिए सबसे पहले अब मुझे किसका मान निकालना है, a इनवर्स का। a इनवर्स के लिए मैंने अभी आपको सूत्र भी बताया था, एडजॉइंट a बटा सारणिक a, और ये भी बताया था कि a इनवर्स का अस्तित्व कब होता है, जब हमारे पास में सारणिक a का मान 0 के बराबर नहीं होता। तो सबसे पहले चलिए हम सारणिक a का ही मान निकालते हैं। अब 3 इंटू 3 क्रम में मैंने सारणिक a का मान निकालना बताया था। सबसे पहला अवयव क्या है, 2, पहला प्लस का ही होता है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे गुणा प्लस का 1, फिर माइनस, इसको इससे गुणा माइनस का 1, फिर दूसरा माइनस का होता है, पर यहाँ पे भी साइन किसका है, माइनस का, तो माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे गुणा 1, माइनस, इसको इससे गुणा 1, फिर तीसरा वापस प्लस का 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे गुणा माइनस 1, इसको इससे गुणा माइनस का 1। तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 2, 2 को 2 से गुणा 4, ये तो 0 हो गया। यहाँ माइनस के 2 को 3 से गुणा माइनस के 6, तो यहाँ ऊपर आ गया माइनस का 2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो सारणिक a का मान जो है वो -2 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब हमारे पास में a इनवर्स यानी a की व्युत्क्रम आव्यूह का अस्तित्व है। अब निकालते हैं हम किसका मान, एडजॉइंट a का। तो उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, लघु विधि, जिसकी सहायता से आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर मान निकाल सकते हैं, पर बोर्ड में वो तरीका नहीं अपनाना। बोर्ड में मैंने आपको एक लॉन्ग मेथड बताया था, उसी मेथड से आपको हल करना है। ये सिर्फ शॉर्ट ट्रिक आप कंपटीशन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप जांच करनी हो आपको, क्या आपका मान कहीं गलत आ रहा है, कैसा लग रहा है, आप उसकी जांच द्वारा उसकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए ये तरीका लेता हूं। तो मैंने बताया था सबसे पहले एडजॉइंट a का मान निकालना, तो जो भी a के मान दे रखे हैं वो ऐसे कैसे आपको यहाँ लिखना, 2, 1, 1, माइनस 1, 3, 1, 1, माइनस 1, 1। अब उसके बाद में क्या करना है कि ये जो आपके पास में अवयव दे रखे हैं, प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ के, इन दोनों को पीछे लिखना है। तो पहले स्तंभ में देखिए क्या क्या अवयव है, 2, 1, 1, फिर दूसरे में देखिए तो -1, 1, -1। ये लिखने के बाद में पहले हमने इनको यहाँ लिखा था, अब पहली पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में जो अवयव है उनको नीचे लिखना। तो पहली पंक्ति के अवयवों को देखिए, 2, -1, 3, 2, -1, फिर द्वितीय में देखिए तो 1, 1, 1, 1, 1। ये लिखने के बाद में अब सब ये जो है ना, पहला स्तंभ इसको काटना और पहली पंक्ति को काटना। अब काटने के बाद में सीधा गुणा करना है, और गुणा करने पर जो आपके पास में मान आता है वो मान आपके पास में किसका होगा, एडजॉइंट a का। तो चलिए एडजॉइंट a का मान क्या आता है, तो देखिए इसको इससे गुणा, सॉरी 1 माइनस, इसको इससे गुणा माइनस का 1, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2। पहला अवयव आ गया आपके पास में प्लस के 2। दूसरा देखते हैं यहाँ पर आपके पास में इसको इससे गुणा माइनस के 3, फिर माइनस इसको इससे गुणा तो माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस के 2। फिर तीसरा इसको इससे गुणा तो ये हो गया माइनस का 1 और माइनस के 3 यानी माइनस के 4। पहली पंक्ति के अवयव आ चुके हैं। चलिए द्वितीय पंक्ति के अवयवों की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपके पास में क्या मान आएंगे, तो इसको इससे गुणा 1 माइनस इसको इससे गुणा 1, तो ये 0। फिर इसको इससे गुणा 2, इसको इससे गुणा तो माइनस के 3, तो ये माइनस का 1। फिर इसको इससे गुणा 3, फिर माइनस 1 को 2 से गुणा 2, तो यहाँ 1, ये 1। द्वितीय पंक्ति के अवयव भी आप निकाल चुके हैं। अब तृतीय पंक्ति के अवयवों की बारी आती है। तो यहाँ पर तृतीय में चलते हैं। तो देखिए इसको इससे गुणा -1, फिर माइनस 1 को 1 से गुणा 1, तो ये हो गया माइनस के 2। फिर 1 को इससे गुणा तो माइनस का 1, और फिर माइनस का साइन, इसको इससे गुणा तो माइनस माइनस
प्लस के 2 हो जाएंगे तो यहाँ प्लस का 1, फिर तृतीय में चलते हैं तो 2, फिर माइनस, इसको इससे गुणा तो माइनस का 1 तो ये हो जाएगा 3, तो ये 3। तो आपने ये यहाँ पर सभी अवयव निकाल चुके हैं। एडजॉइंट ए का मान भी आ चुका है, सारणिक ए का मान भी आ चुका है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था, एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए का मान। सारणिक ए का मान माइनस के 2 और एडजॉइंट ए का मान 2 माइनस 2 माइनस के 4, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3। तो अब इस सूत्र में जब मैं मान रखता हूं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं x का मान, और x का मान था x y और z। फिर यहाँ पर a इनवर्स का मान तो 1 बटा माइनस 2, ये रहा मान आपके पास में 2 माइनस 2 माइनस 4, 0 माइनस 1 1 माइनस 2 1 3। और फिर आपके पास में b का मान, तो b का मान बराबर वाले पद तो आप देख सकते हैं 9 6 और 2। तो अभी मैंने गुणा करना बताया था आपको, जो भी अवयव यहाँ दे रखे हैं उनको यहाँ पर लिख लीजिए, तो 9 6 और 2। अब सीधा सीधा गुणा करता हूँ तो देखिए क्या बताता है, 9 दूनी 18, 6 को 2 से गुणा 12, 2 को 4 से 8, 0 माइनस का 6 प्लस के 4, सॉरी प्लस के 2। फिर अगले में आते हैं माइनस के 18 प्लस के 6 प्लस के 6, इधर बराबर में आपके पास में x y और z। तो यहाँ देखिए अब x y और z 1 बटा माइनस के 2, यहाँ 12 और 8 20, 20 में से 18 गए तो माइनस के 2, 6 में से 2 गए माइनस के 4, 6 और 6 12, 18 में से 12 गए तो माइनस के 6। अब माइनस 2 का जब मैं यहाँ पर भाग देता हूँ तो देखिए क्या मान आता है आपके पास में, तो इधर तो पद था x y z, माइनस 2 का माइनस 2 में भाग 1, माइनस 2 का 4 में 2, माइनस 2 का माइनस 6 में तो 3, ये x का, ये y का, ये z का मान, तो x का मान 1, y का मान 2 और z का मान 3। ये आपके पास में x y z के मान 3 इंटू 3 क्रम के किस सिद्धांत से, आव्यूह सिद्धांत से। तो ये दोनों सिद्धांत मैंने आपको बता दिए, क्रैमर नियम और आव्यूह सिद्धांत, जिसकी सहायता से हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर एक और उदाहरण में लेता हूँ, उदाहरण संख्या यहाँ पर लेता हूँ मैं 15, जो थोड़ा सा अलग प्रश्न है आपके पास में। अब उदाहरण 15 में जब आप चलते हैं तो देखिए 15 में क्या दे रखा है, दो सारणिक आपके पास, सॉरी दो मैट्रिक्स दे रखी है A, जिसका मान आपके पास में क्या दे रखा है 1 2 0 -1 3 1 0 4 2, और दूसरी आपके पास में B, जिसका मान दे रखा है 2 4 -2, और दूसरा स्तंभ दे रखा है 2 2 -1 और -4 4 5, यहाँ -4। तो यहाँ पर ये दो आपके पास में अवयव दे रखी है A और B। सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है AB। AB ज्ञात करने के बाद में इसकी सहायता से जो ये समीकरण मैं अब लिख रहा हूँ, उन समीकरणों को हमें हल करना है, हल ज्ञात करना है। तो समीकरण क्या दे रखा है, x - y बराबर 0, पहला समीकरण, सॉरी 3। दूसरा समीकरण आपके पास में दे रखा है 2x + 3y + 4z बराबर 17, और तीसरा आपके पास में दे रखा है y + 2z बराबर 7। तो पहले सबसे पहले हमें A B ज्ञात करना और इसकी सहायता से इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम किसका मान निकालना है, AB मतलब A और B को गुणा करना है। तो चलिए मैं AB का मान निकालता हूँ। तो सबसे पहले A का मान 1 2 0 -1 3 1 0 4 2 इंटू 2 4 2 2 2 -1 -4 4 5। अब चलिए जब मैं यहाँ पर गुणा करता हूँ तो देखिए क्या बताता है, पहले स्तंभों के अवयवों को रखूंगा 2 4 और 2। तो चलिए गुणा करता हूँ, 2 को 1 से 2, 2 को 2 से गुणा 4 और फिर 0, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 -12 और -4 0
ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 4। फिर तीसरे में चलता हूँ, दूसरे स्तंभ में चलता हूँ तो 2 2 1, तो गुणा कीजिए 2 माइनस 2 और ये तो 0, यहाँ 4 प्लस 6 और प्लस 4। फिर गुणा करता हूँ तो देखिए आपके पास में 0 2 और 2, सॉरी यहाँ माइनस का 1 है, तो ये माइनस के 4 और यहाँ पे भी माइनस का 2। फिर तीसरे में जब मैं मान रखता हूँ तो -4 और 5, ये हो जाएंगे -4, यहाँ प्लस के 4 0, माइनस के 8 माइनस के 12 और ये 20। फिर आपके पास में 0 -4 और 10। तो चलिए ए बी का क्या मान आता है, तो ए बी का मान क्या हो गया आपके पास में 6, यहाँ ये कैंसिल 0 0 0 6 0 0 0 6। तो आप देख सकते हैं सब में से क्या कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 6 बाहर कॉमन आ रहा है। तो 6 जब मैं बाहर कॉमन लेता हूँ तो 1 0 0 0 0 1, सॉरी 0 1 0 और 0 0 1, तो आपके पास में क्या मान बच गया, ए बी बराबर 6 आई। ये समीकरण हमारे पास में बन गया। अब यहाँ पर हमें जो ज्ञात करना है वो किसका, इन समीकरणों को हल करना है, वो भी किसकी सहायता से, इस समीकरण की सहायता से। तो इस समीकरण की सहायता से जब मैं यहाँ पर हल ज्ञात करता हूँ तो आप देखिए सबसे पहले कि ये समीकरण निकाय में जब मैं इसको इस प्रारूप में लिखता हूँ तो क्या प्रारूप बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले a का मान, तो यहाँ देखिए 1, फिर माइनस का 1, z वाला पद नहीं है तो 0, यहाँ देखूंगा तो 2 3 4, यहाँ देखूंगा तो x वाला पद नहीं है 1 2। तो आप देख सकते हैं ये और ये दोनों का मान समान है या नहीं, तो a तो दोनों में कॉमन है। x का मान जो आपको ज्ञात करना था वो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में x y z, और यहाँ पर मैं b नहीं लेकर के क्या ले लेता हूँ c, क्योंकि b का मान दे रखा है तो c बराबर वाला पद शो कर देता हूँ। तो c बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, वो हो जाएगा मेरे पास में 3 17 और 7। तो अब यहाँ से जब मैं इस प्रारूप को हल करता हूँ तो प्रारूप क्या बनेगा मेरे पास में, x बराबर a इनवर्स डॉट c। तो हमें यहाँ पे मान किसका निकालना है, a इनवर्स का। अब a इनवर्स थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर हमें यहाँ पे अपनाना भी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला है हमें इसकी सहायता से इसका मान निकालना है x y z का। तो यहाँ पर a इनवर्स का मान, अब मैं देखिए यहाँ से a इनवर्स का मान निकालता हूँ, इस a को उधर भेजता हूँ 6 को इधर, तो क्या हो जाएगा 1/6b, और इधर a को उधर भेजूंगा तो a इनवर्स डॉट i। और मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स यानी किसी भी आव्यूह को जब हम इकाई सदिश से गुणा करते हैं तो वापस वही पद आता है, तो 1/6b बराबर क्या पद बन गया, a इनवर्स। तो आप चाहो तो इस a इनवर्स की जगह यहाँ पर सीधा मान क्या लिख सकते हैं, 1/6b, इस सूत्र में यहाँ पे मैं रख सकता हूँ। तो चलिए इस सूत्र में जब ये मैं मान रखता हूँ तो हमें आपको a इनवर्स का मान निकालने की जरूरत है ही नहीं। तो सबसे पहला पद x का मान, फिर a इनवर्स की जगह मैंने बताया था 1/6b और गुणा में क्या था c। चलिए अब मैं मान रखता हूँ सबसे पहले x के मान, तो देखिए आपके पास में क्या मान होंगे, x y z 1/6 बार i। फिर b का मान तो ऊपर दे रखा है 2 -4 2 2 2 -1 -4 4 5, और c का मान तो ये रहा आपके पास में 3 17 और 7। अब जब मैं यह गुणा करता हूँ तो गुणा करने का तरीका बता रखा आपको, ये जो भी अवयव दे रखे हैं इनको ऊपर लिख लीजिए, तो 3 17 और 7। अब सीधा सीधा गुणा करना है, 3 को 2 से 6, 3 को इससे गुणा 12, 3 को 2 से गुणा 6, फिर 17 दूनी 34 और 17 दूनी ये भी 34, और यहाँ 17 को 1 से गुणा कर दिया तो माइनस के साथ 7 चौक माइनस के 28, 7 चौक माइनस के 28 और 7 पंजे ये हो जाएगा 35। अब चलिए हल करते हैं, तो देखिए क्या मान आता है, x y z 1/6, 34 और 6 कितने हो गए, 40 में से 28 गए तो 12,
यहाँ पर आप 12 और 18 40 में से 34 गए तो माइनस के 6, और यहाँ पर 35 और 6 41 में से 17 गए तो कितने बच गए 24। अब जब मैं इस 6 का अंदर भाग देता हूँ तो देखिए आपके पास में क्या क्या संख्या बचती है। तो वो संख्या हमारे पास में बचती है, इधर तो एक्स वाई जेड था ही बराबर में, 6 का भाग 12 में दे दिया 2, 6 का भाग इसमें दे दिया -1 और 6 का भाग इसमें दे दिया 4। तो एक्स का मान, वाई का मान, जेड का मान, एक्स का मान 2, वाई का मान -1 और जेड का मान 4। ये आपके पास में था उदाहरण संख्या 12, जहाँ पर हमें पहले ए बी का मान निकालना था, फिर ए बी की सहायता से इन समीकरणों को हल करना था। तो ये थे मेरे पास में उदाहरण, दोनों नियम भी मैंने आपको बता दिया जिस नियमों से हम रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। बाकी के उदाहरण और प्रश्नावली के सवाल आप हल कीजिएगा, जो प्रश्न आपसे नहीं हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और जो भी वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियोस आते हैं उनसे कम आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, आगे हो सके अपने फ्रेंड्स को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनके भी ये काम आ जाए। और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आता है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो में क्या कमी लगी, वो कमेंट में आप जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।